हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में हम 8 जुलाई 2023 के सभी करंट अफेयर्स को यहाँ पर डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको इस टॉपिक की पीडीएफ को डाउनलोड करना है, डेली करंट अफेयर की पीडीएफ को डाउनलोड करना है, तो आप क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन से या फिर क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ को कलेक्ट कर सकते हैं। आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, नेशनल हैंडलूम डे की बात करें तो ये हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है। इस साल 2023 में नवा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जा रहा है। शुरुआत कब की गई थी? तो देखिए, इसकी शुरुआत की बात करें तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की शुरुआत 2015 में की गई थी और 7 अगस्त इसलिए डेट चुनी गई है क्योंकि 7 अगस्त 1905 को भारत में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। अब यहाँ पर देखिए, नाम से आपको उद्देश्य समझ में आ जाएगा कि पूरे देश में हथकरघा उद्योग को सशक्त बनाने के लिए और पूरी दुनिया में इंडियन हैंडलूम की पहचान बनाने के उद्देश्य से इस दिवस को 7 अगस्त को मनाया जाता है। तो डेट हमें मिल गई, पूरे देश में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में 7 अगस्त को मनाया जाता है। अब देखिए, भारत के प्रमुख हथकरघा उद्योग की बात करें तो आंध्र प्रदेश का कलमकारी, गुजरात की बांधनी, तमिलनाडु का कांजीवरम, महाराष्ट्र की पैठनी, मध्य प्रदेश की चंदेरी और बिहार का भागलपुरी सिल्क, ये सभी भारत के प्रमुख हथकरघा उद्योग है जो कि भारत के अलग अलग राज्यों में प्रचलित है। पूरे देश में हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त को मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, क्रेजी जी के ट्रिक पर हम जितने भी करंट अफेयर्स आपके लिए लेकर आते हैं, चाहे वह डेली करंट अफेयर हो चाहे फिर टॉपिक वाइज करंट अफेयर हो, वहाँ जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं वे सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। काफ़ी रिसर्च के बाद ये क्वेश्चन आपके लिए लाए जाते हैं। अभी देखिए, एसएससी सीजीएल की एग्जाम में भी आपको डेली करंट अफेयर्स से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे और अभी संडे को ही यूपीएससी सीएपीएफ की एग्जाम हुई थी जिसमें भी काफ़ी क्वेश्चन हमारे डेली करंट अफेयर्स से देखने को मिले थे। देखिए, आपको डेली करंट अफेयर के अलग अलग सेशन में सागर परिक्रमा यात्रा, अजय वॉरियर युद्धाभ्यास, खीर भवानी मेला कुछ सेशन पहले ही हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा क्रेजी जी के ट्रिक पर आपके लिए आईपीएल का एक डेडिकेटेड वीडियो अवेलेबल है। इसके अलावा ऑपरेशन कावेरी, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, रेल विकास निगम लिमिटेड, ये सभी मैंने आपको डेली करंट अफेयर के अलग अलग सेशन में पढ़ाया है। इसीलिए देखिए, क्रेजी जी के ट्रिक के सभी करंट अफेयर फॉलो कीजिए, डेली करंट अफेयर को रोज देखिए क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। आपकी सभी एग्जाम के क्वेश्चन यहीं से पूछे जा रहे हैं। इसीलिए क्रेजी जी के ट्रिक के सारे वीडियो फॉलो करें, सारे वीडियो को एंड तक देखें, करंट अफेयर को छोड़े ना, क्योंकि यहीं से हर एग्जाम में आपके क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड का हाल ही में नया अध्यक्ष संजय कुमार अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। अब संजय कुमार अग्रवाल सीबीआईसी के नए अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए हैं। इनके पहले इस पद पर विवेक जौहरी थे। इनके रिटायरमेंट के बाद अब संजय कुमार अग्रवाल विवेक जौहरी का स्थान लेने वाले हैं। साथ ही साथ सुरजीत भुजबल को सीबीआईसी के सदस्य के रूप में भी नियुक्त किया गया है। इस संस्था की बात करें कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड है क्या? तो देखिए फ्रेंड्स, ये भारत के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। इस संस्था में एक अध्यक्ष होता है और इसके अलावा उसकी सहायता के लिए 6 सदस्यों को नियुक्त किया जाता है जो कि देश में कर नीति, सीमा शुल्क, आयकर, करदाता सेवाएं, जीएसटी, अनुपालन प्रबंधन और सतर्कता का कार्य करते हैं। तो संजय कुमार अग्रवाल को सीबीआईसी का नया अध्यक्ष हाल ही में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखिए, जर्मनी के बर्लिन में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में अदिति स्वामी ने कौन सा पदक जीता है? तो देखिए, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन जर्मनी के बर्लिन में किया जा रहा है जिसमें इंडिविजुअल कंपाउंड इवेंट में भारत की अदिति गोस्वामी ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। आंसर ए हो जाएगा। भारत की अदिति गोस्वामी ने विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप के इंडिविजुअल कंपाउंड इवेंट में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। अदिति ने देखिए फाइनल में मैक्सिको की एंड्रिया बसेरा को हराया है।
इनका संबंध भारत के किस राज्य से है इसे भी याद रखिएगा। तो अदिति स्वामी भारत के महाराष्ट्र के सतारा की रहने वाली है। इनके अलावा देखिए, इस प्रतियोगिता में पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में भारत के ओजस देवतले ने पोलैंड लुकास को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। और महिलाओं की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में भारत की ज्योति सुरेखा वेन्नम ने तुर्की की इपेक तोमरुक को हराकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। तो ये तीनों खिलाड़ी काफी सुर्खियों में थे, तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन अदिति गोस्वामी से पूछा गया था। तो विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत की अदिति गोस्वामी ने व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। हाल ही में गुरु गोरखनाथ बोर्ड की स्थापना किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, कंफ्यूजन इसलिए होगा क्योंकि गोरखपुर नॉर्मली या गोरखनाथ नॉर्मली उत्तर प्रदेश से संबंधित है, लेकिन ये जो गुरु गोरखनाथ बोर्ड है इसकी स्थापना हाल ही में राजस्थान सरकार ने की है। आंसर ए हो जाएगा। राजस्थान सरकार ने जोगी, योगी और नाथ समुदाय की समस्या और मुद्दों को पहचानने के लिए राज्य में गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है। अब बोर्ड का काम क्या होगा? तो देखिए, बोर्ड की ओर से समाज के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं प्रस्तावित करने, वर्तमान में संचालित योजनाओं के संबंध में विभिन्न विभागों के मध्य में समन्वय बनाने, रोजगार को बढ़ावा देने और इसके अलावा समाज के शैक्षणिक और आर्थिक उन्नति के संबंध में राज्य सरकार को सुझाव प्रदान करना है। तो गुरु गोरखनाथ बोर्ड की स्थापना हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा की गई है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में एच.एस. प्रणय ने कौन सा पदक जीता है? देखिए, ये बैडमिंटन की प्रतियोगिता है फ्रेंड्स। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 की यहाँ पर बात हो रही है, जो कि बैडमिंटन की प्रतियोगिता है। इसमें भारत के एच.एस. प्रणय ने रजत पदक अपने नाम किया है। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी एच.एस. प्रणय ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में चीन के वेंग होंगयांग को हराया है और इसी के साथ इन्होंने बैडमिंटन का ऑस्ट्रेलियन ओपन अपने नाम कर लिया है। ओके, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आ जाइए आज की कंट्री इन न्यूज़ में हम इजराइल को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि एशिया महाद्वीप का देश है। काफ़ी सुर्खियों में रहता है फ्रेंड्स, क्योंकि फिलिस्तीन और इजराइल के मध्य में काफ़ी मतभेद या विवाद देखने को मिलते हैं। इजराइल की बात करें तो इसकी कैपिटल जेरूसलम है और यहाँ पर मुद्रा के रूप में न्यू शेकेल यहाँ की ऑफिशियल मुद्रा है। यहाँ के प्रेसिडेंट आइसेक हर्जोग है और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है। ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में हिब्रू यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। इजराइल के गोलन हाइट्स पहाड़ियों को लेकर इजराइल और सीरिया के मध्य में विवाद देखने को मिलता है। पड़ोसी देशों की बात करें तो जॉर्डन, सीरिया, मिस्र और लेबनान ये सभी इजराइल के पड़ोसी देश हैं। माउंट हरमन इजराइल का सबसे ऊंचा पर्वत है। जॉर्डन नदी इजराइल की सबसे लंबी नदी है। इजराइल की खुफिया एजेंसी विश्व की सर्वश्रेष्ठ खुफिया एजेंसी में गिनी जाती है, जिसका नाम है मोसाद। और यहाँ पर एक आतंकवादी संगठन काफ़ी फेमस है, जिसका नाम है हमास। हमास आतंकवादी संगठन फिलिस्तीन का है, जो कि इजराइल में आतंकवादी गतिविधियां करता है। इसकी कैपिटल जेरूसलम देखिए 3 धर्मों की भूमि के रूप में जाना जाता है। ईसाई धर्म के भगवान यीशु की मृत्यु इजराइल में हुई थी। इसके अलावा यहाँ पर यहूदियों का भी एक काफ़ी पवित्र स्थल वॉल ऑफ द माउंट देखने को मिलता है। इसके अलावा मुस्लिम धर्म की अल अक्सा मस्जिद, जो कि पूरे विश्व में फेमस है, इजराइल के जेरूसलम में स्थित है। बाल्फोर घोषणा के आधार पर देखिए इजराइल अस्तित्व में आया था। ब्रिटिश विदेश मंत्री बाल्फोर ने 2 नवंबर 1917 को ब्रिटिश संसद में घोषणा की थी और इस घोषणा में उन्होंने कहा था कि यहूदियों के लिए एक अलग राष्ट्र बनाया जाएगा और इसी के आधार पर यहूदियों के लिए इजराइल देश अस्तित्व में आया था। इजराइल से सबसे ज़्यादा एग्जाम में इसकी खुफिया एजेंसी पूछी जाती है, तो मोसाद को याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इजराइल के सभी फैक्ट यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिए जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते थे। अब आ जाइए, अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा शुभ यात्रा नामक योजना प्रारंभ की गई है? शुभ यात्रा नामक योजना केरल सरकार के द्वारा हाल ही में शुरू की गई है। अब योजना किससे संबंधित है? तो इस योजना का उद्देश्य केरल में पहली बार आने वाले विदेशी प्रवासियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसी को केरल में शुभ यात्रा योजना का नाम दिया गया है। इस योजना के तहत विदेशी प्रवासियों को केरल घूमने आने के लिए 2 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत विदेशी रोजगार कौशल सहायता नामक ऋण प्रदान किया जाएगा।
तो ये तो बात हो गई शुभ यात्रा योजना की। इसके अलावा अगर हम केरल राज्य की अन्य योजनाओं की बात करें तो स्वदेश दर्शन स्कीम, वयोमधुरम स्कीम और बचत सह राहत योजना, ये सभी योजनाएं केरल राज्य की अलग अलग क्षेत्रों में चलाई जा रही योजनाएं हैं। क्वेश्चन हमारा शुभ यात्रा योजना से था, तो विदेशी सैलानियों को आकर्षित करने के उद्देश्य से शुभ यात्रा योजना केरल राज्य में चलाई जा रही है। आगे आइए, हाल ही में कंबोडिया का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? कंबोडिया जो कि एक एशियाई देश है फ्रेंड्स, हाल ही में इसके नए प्रधानमंत्री हुन मानेट नियुक्त किए गए हैं। आंसर बी हो जाएगा, कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री हुन मानेट बने हैं। हाल ही में कंबोडिया के राजा नोरोडोम सिहामोनी ने पूर्व प्रधानमंत्री टेको हुन सेन के पद छोड़ने के बाद कंबोडियन पीपुल्स पार्टी के सदस्य हुन मानेट को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। तो हुन मानेट कंबोडिया देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। कंबोडिया की बात करें तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है जिसकी कैपिटल नॉमपेन है और यहाँ की राजभाषा खमेर है। विश्व का सबसे बड़ा विष्णु मंदिर अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में ही स्थित है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक स्मारक भी है। हाल ही में हुन मानेट कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इसके बाद क्वेश्चन है, हाल ही में श्री एन विट्ठल का निधन हो गया, इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण प्रदान किया गया था? एन विट्ठल जो कि भारत के एक प्रशासनिक अधिकारी थे फ्रेंड्स, हाल ही में इनका निधन हो गया है। इन्हें 2012 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। हाल ही में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इनके निधन पर शोक व्यक्त किया था। इनका जन्म भारत के केरल में हुआ था और ये एक भारतीय सिविल सेवक थे और इसके अलावा भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त भी रह चुके थे। प्रशासनिक सेवाओं में इनके योगदान के कारण 2012 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। प्रशासनिक अधिकारी एन विट्ठल का हाल ही में निधन हो गया है। भारतीय बैडमिंटन जोड़ी प्रमोद भगत और सुकांत कदम ने इंग्लैंड के शेफील्ड में 4 देशों के पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? तो देखिए, भारत के प्रमोद भगत और सुकांत कदम पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है जिन्होंने इंग्लैंड के शेफील्ड में आयोजित पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं प्रमोद भगत और सुकांत कदम की। इन दोनों की पैरा बैडमिंटन जोड़ी ने SL3 और SL4 वर्ग में पहला स्थान इस टूर्नामेंट में हासिल किया है। SL3 और SL4 पैरा बैडमिंटन की अलग अलग कैटेगरी है, यहाँ पर ये याद रखिएगा। अब देखिए, इनकी जोड़ी ने तो गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इसके अलावा प्रमोद भगत ने सिंगल SL3 वर्ग में भी सिल्वर मेडल अपने नाम किया है और मिश्रित युगल में SL3 और SU5 वर्ग में प्रमोद भगत और मनीषा रामदास की जोड़ी ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। तो इस तरह से प्रमोद भगत ने इस पूरे टूर्नामेंट में 3 मेडल अभी तक अपने नाम किए हैं। प्रमोद भगत और सुकांत कदम की जोड़ी का पूछा गया है तो इनकी जोड़ी ने गोल्ड मेडल इस टूर्नामेंट में अपने नाम किया है। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में राजस्थान में नवीन 3 संभाग और 17 जिलों के गठन के बाद संभाग और जिलों की संख्या कितनी हो गई है? तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि अशोक गहलोत सरकार जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री है, इनकी गवर्नमेंट ने राजस्थान में 3 नए संभाग और 17 नए जिलों का गठन किया है। इसी के साथ अब राजस्थान में संभागों की संख्या 10 और जिलों की संख्या 50 हो गई है। तो आंसर बी हो जाएगा। अब राजस्थान में 10 संभाग है और 50 जिले हैं। अब देखिए, 17 जिले तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हमें 3 जो नए संभाग बने हैं उनके बारे में पता चल जाना चाहिए। तो राजस्थान में सीकर, बांसवाड़ा और पाली, ये 3 नए संभाग हाल ही में गठित किए गए हैं और इसी के साथ राजस्थान में संभागों की संख्या 10 हो गई है और 17 जिलों के साथ जिलों की संख्या 50 हो गई है। इन नवगठित जिलों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हाल ही में बजट में 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया था। ओके, तो यहाँ पर देखिए, हमने 8 जुलाई 2023 के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लिया। अब आ जाइए आज की फैक्ट शीट में, हम यहाँ पर वायरस से होने वाली बीमारियों को जान लेते हैं और उससे मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है इसके भी बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एड्स की। देखिए, ये सभी वायरस जनित रोग हैं। एड्स की बात करें तो इससे प्रतिरक्षा प्रणाली पर असर पड़ता है। डेंगू की बात करें तो पूरे शरीर में इसका इफेक्ट होता है, लेकिन मुख्य रूप से जोड़ें दुखती है और आँख और सर में दर्द होता है।
पोलियो की बात करें तो गला, रीढ़ और नाड़ी संस्थान पोलियो डिसीज में इफेक्ट होता है। इन्फ्लुएंजा में पूरे शरीर पर इफेक्ट पड़ता है। चेचक और छोटी माता में भी पूरे शरीर पर इस बीमारी का इफेक्ट होता है। गलशोध, जिसे थायराइड के नाम से जाना जाता है, पैराथायराइड ग्रंथि यहाँ पर इफेक्ट होती है। इसके बाद खसरा में पूरा शरीर प्रभावित होता है। ट्रेकोमा में आंखें प्रभावित होती है। हिपेटाइटिस पीलिया में यकृत प्रभावित होता है। रेबीज में तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। मेनिंजाइटिस में मस्तिष्क प्रभावित होता है और हर्पीज रोग में मानव शरीर में त्वचा प्रभावित होती है। तो ये सभी ऐसी डिसीज है जो कि वायरस के द्वारा होती है और मानव अंगों में अलग अलग जगह पर इफेक्ट करती है। अब आ जाइए, लास्ट डे के जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझे थे उनको हम यहाँ पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला देखिए, ऑयल इंडिया लिमिटेड कौन सी कंपनी है? तो ये भारत की एक महारत्न कंपनी है। भारत के वर्तमान में गृह सचिव अजय कुमार भल्ला है। हाल ही में किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी एलेक्स हेल्स ने संन्यास की घोषणा की? तो एलेक्स हेल्स इंग्लैंड के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। पुस्तकालय महोत्सव 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग हाल ही में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। जर्मनी के बर्लिन में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में महिलाओं के कंपाउंड वर्ग में भारत ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। दिल्ली विद्युत नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष जयंत नाथ नियुक्त किए गए हैं। इसके बाद देखिए, हाल ही में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रधानमंत्री द्वारा देश भर में 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए आधारशिला रखी गई है। हिरोशिमा दिवस हर साल 6 अगस्त को मनाया जाता है। और लास्ट है, प्रभु श्री राम महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो प्रभु श्री राम महोत्सव का आयोजन महाराष्ट्र राज्य में किया जाने वाला है। ओके, तो ये सभी करंट अफेयर हमने लास्ट डे के सेशन में डिस्कस किए थे, जिन्हें यहाँ पर हमने रिवाइज किया है। अब आज के लिए आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, इजराइल की मुद्रा क्या है? आज ही के सेशन में इसे हमने डिस्कस किया है, इसलिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेज वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये सभी कोर्सेज आप सभी की रिक्वायरमेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किए गए हैं। यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पर फोकस करते हैं, तो एक बार ज़रूर वेबसाइट पर विजिट करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।